हेलो फ्रेंड्स, एक गैप हो गया था। पहले हम लोगों ने फिजिक्स का सीरीज किया, उसके बाद कुछ व्यस्तताओं के कारण वो आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तो आइए बगैर समय गंवाए हम प्रकाश से शुरुआत करते हैं। अभी उसी सीरीज में अगला प्रकाश या ऑप्टिक्स। इसमें प्रकाश से संबंधित सारी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में मुख्य उद्देश्य हमारा अभी सीखना है। प्रकाश क्या है, पहले तो जानना होगा कि प्रकाश जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो क्या है। तो ये एक ऊर्जा का रूप है, टाइप ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है, या विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है। रेडिएशन, सूर्य से जो रेडिएशन होता है पृथ्वी तक आती है, उसे ही हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। या तो ये प्रकृति, जैसे सूर्य से जो प्रकाश, तारों से प्रकाश जो निकलता है वो, या फिर अन्य स्रोत जो हम जला के उत्पन्न करते हैं, यहाँ बल्ब हो, चूल्हा हो, लकड़ी हो, कोयला हो। प्रकाश का अभिज्ञान, सेंसेशन, अभिज्ञान मतलब सेंसेशन। प्रकाश का ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है। अगर आंखें नहीं हैं उनके लिए प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। फोटोग्राफी फिल्मों और प्लेटों में रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करना, जब फोटो क्लिक करते हैं तो वहाँ लाइट आकर के और उस फिल्म पे पड़ती है, वहाँ एक फोटो केमिकल रिएक्शन होता है प्रकाश और उस केमिकल के ऊपर, जो कि उस फिल्म पे चिपकी होती है, और दोनों मिला करके हो गया फोटो रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और जिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण है। तो ये सब बातें क्या सिद्ध करती हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा है। प्रकाश सूर्य, तारों, लैंप आदि से प्राप्त एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ट्रांसमिट कैसे होगा ये जानना जरूरी है। प्रकाश का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे होता है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश जाने के लिए यही तरंग माना जाता है कि इसी तरंग के रूप में जाती है, संचरित होती है, चलती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। यहाँ फिर से बताया गया है आपको 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सूर्य से पृथ्वी को लगभग इतना जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा मिलती है। ये सब एक बार देख लेना है, याद रहे नहीं रहे कोई इतना टेंशन नहीं लेना है। 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की ऊर्जा हमें मिल रही है सूर्य से। जो प्रकाश जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें जैव प्रकाश बोलते हैं। जैसे जुग्न वगैरह है, कुछ मछलियाँ होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, तो उन्हें जैव प्रकाश बोलते हैं, बायो इल्यूमिनेंस। अब प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। स्वयं का प्रकाश होगा उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, और जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होगा उनको अप्रदीप्त कहेंगे। लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो दिखाई देने लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन जब प्रकाश हम डालते हैं तो वो दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं। अब ये जो डिवीज़न है अभी हम देख रहे हैं, पारदर्शक ट्रांसपेरेंट, अर्ध पारदर्शक ट्रांसलूसेंट, अर्ध मतलब आधी मात्रा में, हल्की मात्रा में प्रकाश को जाने देगा, पार। तो पारदर्शक, इस पार से उस पार दर्शक हो जाए, दिखाई दे जाए, पारदर्शक हो गया। अर्ध पारदर्शक मतलब धुंधला धुंधला दिखाई दे, आधा दिखाई पड़े आर पार। और अपार मतलब बिल्कुल नहीं, उस पार आप नहीं देख पाइए। तब तो समझ में आसानी से आने वाली चीज़ है। पारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कांच वगैरह से निकल जाती है।
अपारदर्शक वस्तु, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज। हम लोगों ने देखा है कि ट्रेसिंग करने के लिए, चित्र उगाने के लिए बच्चे ऐसा कागज का प्रयोग करते हैं। अपारदर्शक वस्तुएं, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल सकती। ज़्यादातर चीज़ें क्या है, प्रकाशिकीय रूप में अपारदर्शक है। प्रकाश की चाल, सामान्यतया प्रकाश की चाल वायु तथा निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है, आपको कभी पूछा जा सकता है कितनी होती है प्रकाश की चाल, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक आगे हम इसी में देखेंगे। प्रकाश को मोड़ने की क्षमता जो होती है, मुख्य पथ से जाने पर उसको मोड़ देती है। माध्यम की सघनता या विरलता सीधे नहीं जाने देती, प्रकाश को मोड़ देती है। उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश के मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। ये भी फैक्ट है। जब माध्यम ज़्यादा उसको सीधे जाने ही नहीं देगा, मोड़ तोड़ के भेजेगा, तो उसकी चाल घटनी चाहिए ना। तो यही बात है, उतनी कम होगी। अपवर्तनांक ज़्यादा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। अभी आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश का फिल्टर का उद्देश्य, विभिन्न रंगों के प्रकाश का फिल्टर का उद्देश्य विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना है। ठीक है, फिल्टर लगाते हैं, उसको कह रहा है कि आप किस में फिल्टर लगाएंगे। तो ऐसा होता है प्रकाश को भी छानने के लिए कि हमको यही लाइट चाहिए, तो इस तरह का फिल्टर बनाया जाता है। प्रकाशिकीय फाइबर में सिग्नल संपूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अभी इसका यूज हम देखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकाश भेजने की भी व्यवस्था है, उसके द्वारा बहुत सारे उसके उपयोग हैं। तो कहता है ये किस पे काम करता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश उसमें अंदर अंदर ही मुड़ता रहता है, परावर्तन करता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ये भी मुख्य डाटा है। प्रकाश का परावर्तन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश किरण के चिकने पृष्ठ से प्रकाश किरण जो कहाँ जाएगी, चिकने पृष्ठ पर पड़े और वहाँ से टकराकर वापस लौटे, इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। किसी चमकीले स्मूथ सतह पे पड़े और वहाँ से वापस जो लौटे उसको हम परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश की चाल बताया गया है विभिन्न माध्यमों में। तो निर्वात में पहले हम देख चुके हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में दिया गया है। ये सब डाटा आपको एक बार देख लेना है। ठीक, मुख्य है प्रकाश की चाल निर्वात में, और वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपको याद रखना है। अब प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से, प्रकाश कहाँ जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। माध्यम बदल जाना चाहिए। पहली बात होनी चाहिए कि दो माध्यमों के बीच की घटना है, तो अपने पथ से थोड़ा भटक जाती है, मुड़ जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए लिखा है अलग अलग माध्यमों से गुजरना आवश्यक है, 2 माध्यम होना आवश्यक है। इसकी घटनाएं क्या क्या हैं, तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या रंग हो जाता है, लाल रंग। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लाल रंग जो है वो जल्दी मुड़ता नहीं है, तो वो सीधे हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। और बाकी रंग क्या हो जाते हैं, ज़्यादा मुड़ने वाले होते हैं, इसीलिए कण टकराते टकराते वायुमंडल में मुड़ते रहते हैं, वो हमारी आंखों तक नहीं आ पाते। इस कारण वो सफ़ेद में से केवल लाल रंग हमारी आंखों में पड़ता है, और हम क्या देख पाते हैं, सूर्य का रंग लाल देख पाते हैं। कब, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। पानी से पैदा होने वाले बुलबुले में चमक जो होती है वो भी आंतरिक परावर्तन के कारण होती है।
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, आप बोल रहे हैं कि दो माध्यम में क्या, तो पहला माध्यम सघन बताया, दूसरा माध्यम विरल बताया। जब सघन से विरल में आ रहे हैं, सघन माना गया हवा, ये सघन क्या है, पानी हो गया, और विरल हवा हो गया। तो पानी से हवा या सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, लंब से दूर हट जाएगी। यहाँ थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए कि थोड़ा सा आपको दिखा सके। तो मान लेते हैं ये पानी और इसके ऊपर हवा, तो इधर से कुछ जा रहा है प्रकाश का किरण, तो जाना चाहिए कैसे, ऐसे सीधे इसको निकल जाना चाहिए। ये तो क्या है, पानी है, पानी है, ये सब पानी है, इसके नीचे पानी है। तो इस पानी से ऐसे यहाँ से कोई स्रोत से निकला लाइट, तो इसको सीधे निकलना चाहिए, इसकी दिशा ये है। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर है हवा, वायु, और ये हवा जो है सो पानी की अपेक्षा विरल है। तो विरल में जाने पर क्या होता है, लंब से। तो इस पानी की तल पे आप एक लंब डालेंगे ना, ये लंब कुछ ऐसा सीधा होगा, तो लंब से निकलना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या होगा, चूंकि ये सघन से विरल में जा रहा है, तो ये और थोड़ा सा ऐसे नहीं जा करके दूर, अभिलंब से और दूर हो जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से जाना चाहिए ऐसे, लेकिन लंब से और थोड़ा दूर, तो ऐसे करके निकल जाएगा। ये एंगल यहाँ से यहाँ का एंगल बढ़ जाएगा। यही घटना को यहाँ कहा गया है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये तो नियम ही है कि सघन से विरल में जाएगी तो कहाँ, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब अभिलंब से दूर वो हट जाएगी तो उससे क्या होगा, अपवर्तन कोण हमेशा क्या होगा, अपतन कोण से बड़ा होगा ना, क्योंकि जाने का रास्ता कुछ था और वो उससे बड़ा हो गया, दूर हो गया। यही तो बनाए थे हम लोग। ये लंब है, ये लंब है आपका, तो ये जाना चाहिए ऐसे सीधा और जा रही है ऐसे, तो ये कोण बड़ा हो गया ना, तो अपवर्तनांक का कोण क्या होगा, आपतन कोण से बड़ा होगा। यदि आपतन कोण के एक विशेष मान पर, अब यहाँ ध्यान देना है, आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए। अपवर्तन कोण ये है और ये मतलब 90 होना क्या हुआ कि ये एकदम इसके पैरेलल चल रही हो, या फिर और ज़्यादा होगा तो वापस इसी में आ रही है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ये लंब है तल पे, ये नीचे है डेंस मीडियम, क्या है, डेंस मीडियम, और ऊपर है रेयरर मीडियम। तो घना है नीचे और ऊपर है विरल। जाना चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन ना जा करके वो विरल माध्यम है इसीलिए दूर जा रही है। ये बढ़ते बढ़ते जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा क्रांतिक कोण। 90 पे से गुजर जाएगी और तल के सीधी जब गुजरेगी तभी 90 बनेगा, तो इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। याद हो गया होगा। हीरे के अंदर जब किसी पृष्ठ पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम होता है तभी वह प्रकाश हीरे से बाहर निकलता है, और जब प्रकाश यह हमारी आंखों पर पड़ता है तो हीरा चमकदार, ये भी इसी कारण से हीरा चमकदार दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की गई है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जरा सा भी अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल नहीं जाता। जैसे अभी यहाँ हमने चर्चा किया कि जाना चाहिए ऐसे सीधा, फिर से एक बार बना लेते हैं, इसको बार बार देखना पड़ेगा। ये है नीचे कौन सा, घना माध्यम है, और ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। प्रकाश घना से हम ले जा रहे हैं तो मान लीजिए ऐसे जाना चाहिए, तो इतनी पे चलना चाहिए, लेकिन इतना पे नहीं जाएगा। ये हो गया लंब, तो लंब के पास से दूर हट जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये सामान्य घटना है, लेकिन जब अंतर ज़्यादा होगा घना और विरल होने का और एक विशेष कोण के लिए, ये इसके
तल को छूती हुई निकलती है। तो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ हो गया, इसका नाम हो जाएगा क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। और जब ये वापस इसी माध्यम में आने लगेगी ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हीरे के अंदर ये हो गया है। तो जब आपतन कोण 24 से कम होगा हीरा के लिए, याद रख लीजिएगा, हीरा के लिए, तो प्रकाश बाहर तब निकल जाता है और चमकदार दिखाई देता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जरा सा भी अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस भी कर चुके हैं इसको। अब प्रतिबिंब या इमेज, तो दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती है, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बता दिया कि कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये याद रखना जरूरी है, रियल और वर्चुअल, तो दोनों हो गया। किसी बिंदु के से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्यों बनता है, उस घटना को आपको समझने का प्रयास करना होगा कि प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है। तो प्रकाश की जो चलने वाली किरण है, कहीं से चल रही है, तो दो ही घटना होती है, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या तो मुड़ जाएगी। तो इन दोनों घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं मिलती है, तो उस मिलान बिंदु को हम बिंब बिंदु कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु। एवं जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, अगर जाकर के मिल गया, पर्दे पर मिल रहा है, सामने में मिल रहा है, तब तो वो देख लेंगे ना कि यहाँ बन रहा है, और नहीं तो आपको आभास होगा कि वहाँ पे मिल रहा है। जनरली जो दर्पण वगैरह में फोटो हम लोग देखते हैं, समतल दर्पण में या कुछ भी, तो अपना बिंब का छाया पकड़ पाते हैं क्या, नहीं पकड़ पाते। तो वही हो गया आपका आभासी, आभास होती है कि वहाँ हमारा फोटो बन रहा है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है, वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। एक और भी इसका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, जिस बिंब को पर्दे पे आप प्राप्त कर लेंगे वो हो गया रियल, और जो पर्दे पे नहीं प्राप्त हो पाएगा, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, वैसा बिंब हो गया आभासी। परिदर्शी, टेलीस्कोप का शुद्ध हिंदी नाम है परिदर्शी, एक प्रकाशिकी यंत्र है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब दर्पण और लेंस, इसके बीच का फर्क जानेंगे। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर क्या है। तो दर्पण में पहले यहाँ प्रकार बताए गए हैं, समतल, जिसका तल, परावर्तक तल क्या हो, प्लेन हो, समतल हो, और गोलीय मतलब परावर्तक सतह स्फेरिकल हो, गोले का हिस्सा हो। थोड़ा इसको ऐसे ही देख लेंगे, एकदम सीधा है, इधर कलई की हुई है, ये हो गया परावर्तक सतह। तो समतल है, सीधा है, और ये गोला है, इस गोले का इतना बड़ा टुकड़ा हमने काट लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ गोला ले लीजिए, इसको काट करके थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं तो ऐसा दिखेगा, और इसको कलई कर दीजिए तो इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। तो ये वक्र वाला है ना, तो कर्व सरफेस, इसको गोलीय बोलेंगे, गोलीय का भाग है, इससे ये निकला है, इसीलिए गोलीय दर्पण। और ये समतल है, समान तल है, प्लेन है, इसीलिए प्लेन मिरर हो गया। ये प्लेन मिरर और ये आपका स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब किसी प्रकाश स्रोत को समतल दर्पण के सामने रखते हैं
तो स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर वापस लौटती है। बिल्कुल सही है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमेशा कहाँ बनता है? आईने में हम फोटो देखते हैं तो कहाँ बनता है? पीछे की ओर बनता है। और कहाँ, कितनी दूरी पर बनता है? तो उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने हो। मतलब हम जितने दर्पण से आगे हैं इस तरफ, उतनी ही दूरी पे दर्पण से पीछे की तरफ हमारा बिंब बनेगा। कहता है आकार में वस्तु के बराबर होता है और इसको चूंकि हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसीलिए आभासी होता है। कोई कॉन्सेप्ट में क्लियर एकदम है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। समतल दर्पण से व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ये भी बराबर क्वेश्चन में आता है, आपको अपना फुल इमेज देखना है, फोटो देखना है, तो कम से कम अपने से आधे ऊंचाई का दर्पण खरीदिए बड़ा सा। कम से कम व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए, तो वैसा ही खरीद के रखिएगा अगर फुल फोटो देखना है तो। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से, समतल दर्पण के लंबवत, ये समतल दर्पण अगर है तो इसका लंब मतलब 90 डिग्री उस पर गिरे तो बनना चाहिए। तो किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या दूर जाता है। अब वस्तु है, आप हैं, आप दर्पण के सामने सटने जाइएगा या दर्पण से पीछे भागिएगा, दूर जाइएगा। वही घटना के बारे में कह रहा है, दर्पण से या तो समीप जाइए, पास जाइए उसके, या दूर जाइए। तो दोनों अवस्था में क्या होगा? केवल आप ही नहीं जाएंगे, आपका बिंब भी क्या करेगा? जाएगा। वो आपसे दुगुनी चाल से जाएगा। आप जाइएगा 1 कदम तो वो आपको 2 कदम आता महसूस करेगा। एक्चुअली वही बात है, जितना दूर थे उतना दूर वो था, आप 1 मीटर पास गए तो वो भी तो 1 मीटर आ गया, तो 2 मीटर हो गया कि नहीं? तो उसका चाल दुगुना हो गया। चलिए, ये दर्पण के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। दो तरह के दर्पण थे, समतल और गोलीय। गोले दर्पण का टुकड़ा, गोला का टुकड़ा था और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन था, वो प्लेन मिरर था। यदि किसी कोण पर झुके हुए 2 दर्पणों, समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखते हैं, जनरली इसका प्रयोग आपको कहाँ होता है? आप बाल कटवाने जाते हैं तो देखते हैं दर्पण में आप अपना फोटो, इस तरफ भी 5 ठो और पीछे की तरफ भी आईने में 5 गो फोटो। तो ये 5-5 फोटो, 10-10, 7-7 फोटो जो आपको दिखाई देता है, वो क्यों 5 ही 7 क्यों दिखाई देता है? इसका ये संख्या वगैरह जो है कोण पे डिपेंड करता है कि दोनों दर्पण एक दूसरे से सीधा सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा झुका हुआ रहता है, इसीलिए 5 या 7 बन जाता है। इसका फार्मूला है, कभी कभी पूछ भी लेता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, कि समतल दर्पण से अगर जो बिंब बनता है उसकी विशेषता क्या है? तो पहली बात, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, हाथ से छू नहीं सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा? आभासी। कितना दूर बनेगा? तो जितना दूर हम आगे खड़े हैं उतना ही दूर कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो जितना हमारा आकार है उतना ही बड़ा होगा। समतल दर्पण में आकार परिवर्तित नहीं होता। पार्श्व व्युत्क्रमित होता है, लैटरल इन्वर्सन। पार्श्व मतलब आपका दायां हाथ क्या हो जाएगा? बायां तरफ हो जाएगा, आपका दायां उधर बायां, और इसी का उल्टा हो जाएगा। बाकी सर तो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे है तो वही रहता है, लेकिन बायां का दायां, दायां का बायां, ये खूब होता है। इसी को बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रमित। दायां भाग बाहर, बायां भाग दायां, म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाता है। अर्थात बिंब का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं रूप में नजर आएगा एवं बिंब का बायां पक्ष दाएं पक्ष के रूप में नजर आएगा। वही बात लिखा गया है। गोलीय दर्पण तो हो गया ना, समतल वाला खत्म। अब गोला के बारे में बता रहे हैं कि गोला को काट करके एक टुकड़ा निकाले, उसका एक भाग को कलई कर दिए तो गोला का हिस्सा है, इसीलिए नाम पड़ा इसका गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। कांच के खोखले गोले को काट कर एक तल पर पारे की कलई कर दी जाए या रेड ऑक्साइड लगा दिया जाए तो दूसरा तल परावर्तक की तरह काम करता है। बिल्कुल बताया गया है किस किस का लेप लगाएंगे, तो लाल ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, नहीं तो पारा
और उसके बाद क्या हो जाएगा, जिधर लगाएंगे उस तरफ प्रकाश को वो आने नहीं देगा, उसके उल्टा दिशा से परावर्तन होना शुरू हो जाएगा, प्रकाश आएगा परावर्तित हो जाएगा। तो अभी बन गया दर्पण, और चूंकि गोला से बना है इसीलिए इसका नाम पड़ा गोलीय दर्पण। अब इसमें भी दो प्रकार होता है। ये दो प्रकार क्यों होता है, थोड़ा उसको भी जान लेते हैं, यहाँ आगे मिल भी जाएगा। आपने गोला है लिया, टुकड़ा काटा, तो ऐसा कुछ यहाँ निकला ना, आपके ऊपर है। अगर इसका अंदर वाला रंग दिए हैं तो परावर्तन उभरा सतह से हो रहा है, तो ये बन गया उत्तल, इसको देख लीजिए उत्तल। और अगर इसको आपने काटा तो ऐसा बना है, आपने बाहर पेंट कर दिया है, रेड ऑक्साइड का पेंट कहाँ चढ़ा दिया, बाहर। तो अब की बार परावर्तन जो होगा सो इससे होगा, भीतरी सतह से, तो इसको बोलेंगे अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। उभरा हुआ सतह से परावर्तन होता है तो बोलेंगे उत्तल, और धंसा हुआ सतह से परावर्तन होगा तो अवतल। ये दो पहचान इसका हो गया। अब देखिए वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ये सब जानना जरूरी होता है। हालांकि क्वेश्चन इस सब चीज़ से इक्का दुक्का ही मिलता है, लेकिन आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी जैसे आपके लिए समझ के लिए यहाँ पे ये गोला था, हमने देखा था इसी गोले का ये टुकड़ा था, ये पहला टुकड़ा और ये टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। तो इस गोला का बीच में तो एक केंद्र होगा कि नहीं होगा, तो यही केंद्र जो होगा वो वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी। अब ये आप देखिए इसी गोले का दो टुकड़ा था, यहाँ और यहाँ, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, तो दोनों का वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, दोनों तो इसी का भाग है ना, इसीलिए दोनों ही दर्पण का उत्तल है अवतल है, फिर भी दोनों का वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल से के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक परावर्तक तल है, बीचों बीच हो जाएगा ना मध्य बिंदु, तो यहाँ इसको बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव, पोल, मध्य बिंदु को। अपर्चर का आधा जहाँ बीचों बीच होगा सेंटर, उसी को, मतलब जो छोटा वाला गोला का भाग है अब उसका सेंटर हमको ढूंढना है, वो हो गया ध्रुव। वक्रता त्रिज्या, दर्पण पर स्थित किसी वस्तु व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उल्टा पहले लिख दिए, मुख्य अक्ष का परिभाषा जानना भी जरूरी था, तो ये मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या देखेंगे बाद में। दर्पण के किसी बिंदु वक्रता केंद्र दोनों से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव यहाँ कर लीजिए, ध्रुव व वक्रता केंद्र यहाँ होगा, किसी बिंदु नहीं होगा, यहाँ होगा ध्रुव। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अभी पढ़े हैं। ये हो गया क्या, मध्य बिंदु जो है वो पोल है, ध्रुव है, और ये चूंकि ऐसे गोला बनता, ऐसे ऐसे गोला बनता, तो यहाँ होता है इसका सेंटर, वक्रता केंद्र। तो इस दोनों को मिला दीजिए, और ये जो रेखा हो गया ये पोल है P, और ये है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इन दोनों को हमने मिला दिया एक लाइन से, तो ये जो हो गया ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था। अब मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो ही गया आपका। फोकस, फोकस बहुत आसान सा चीज़ है, अभी हमने बनाया था तो अभी फिर देख लेते हैं उसको थोड़ा। ये आपका ऐसे जाता है, पोल है यहाँ बीचों बीच का जगह, और चूंकि ये गोला ऐसे करके बताए हैं,
मुख्य गोला ये है, इसका ये हिस्सा है इतना बड़ा, तो इस बीच में इस गोला का सेंटर होगा ना, इसको हम बोलते हैं सी, वक्रता केंद्र। तो पी और सी, पीसी के बीच में आधा दूरी पर फोकस होगा। क्या होगा? पीसी के बीच में क्या होता है? फोकस होता है, एफ। याद रख लीजिएगा, पी पोल ध्रुव, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, और दोनों के बीच वाला जगह जो होगा ना, वो होगा आपका फोकस, मुख्य फोकस उसी को बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, अब उससे क्या फायदा होता है, कहा उसका नाम फोकस पड़ा। तो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है वो परावर्तन के बाद यहीं मिलती है। तो समांतर इसका खींचेगा ना, ऐसे एक ठो लाइन होगा, ऐसे एक ठो लाइन होगा, यही ना समांतर हो गया। बराबर दूरी है, यहाँ बराबर दूरी है, बराबर दूरी है, तो समांतर हो गया। तो ये आ रहा है, ये सब आ रहा है, और जब जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसीलिए फोकस कहते हैं। ये एफ से ही होकर के गुजरेगा। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद टेबल देखेंगे। अभी तो आधा दर्पण शुरू हुआ है, उसका मुख्य बिंदु हम जाने हैं, तो ये जानना बाकी चीज़ थोड़ी ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे कि किससे कहाँ बनता है, किस दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी था उस सब का रिलेशन दिया है। फोकस दूरी क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। गोलीय दर्पण का सूत्र दिया है 1/v जोड़ 1/u बराबर एफ, याद कर लीजिएगा। यहाँ v क्या है? v क्या है? आप जहाँ खड़े हैं उसकी दूरी, या कोई वस्तु जो है उसकी दूरी, कहाँ से? तो ध्रुव से। वस्तु दूरी इसको लिख लीजिए, वस्तु दूरी कहाँ से? तो कहिएगा ध्रुव से। और उल्टा लिखा गया u वस्तु दूरी, अब भी जो होगा वो प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। एफ फॉर फोकस, पीछे हम देखे हैं ना फोकस को यहाँ जगह भी है, थोड़ा फिर से बड़ा बना लेते हैं। ये इधर, यहाँ हमने माना पोल ध्रुव, और ये जिस गोला का भाग था उसका सेंटर, तो सेंटर से मिलाने वाली रेखा, पोल और सेंटर को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष और इसके मुख्य अक्ष पर जो आपका वक्रता केंद्र था और पोल था, इस दोनों के बीच का जगह को क्या बताएं हम लोग? फोकस। तो तीसरी बात यहाँ देख रहे थे कि जो जाएगी समांतर किरण, तो ऊपर से भी नीचे से भी एक तो ले लिए, दर्पण पर जाएगी, इस तरफ तो जाने नहीं देगा, इस तरफ क्या है? कलई है, तो इस तरफ तो जा नहीं सकती है, मना है आना। ये भी आना चाहेगा तो मना है आना, तो क्या होगा इसका? ये इसको परावर्तित करेगा तो ऐसे निकल जाएगी, ये इसको परावर्तित करेगा तो ऐसे निकलेगा। दोनों जहाँ मिला वही क्या है? फोकस है। यही बिंदु क्या है? फोकस। तो अब इन तीनों में संबंध हो गया, भी, यू और एफ, तीनों के बीच का संबंध, यही आपका जरूरी है, दर्पण सूत्र हो गया। लिखा भी हुआ है, यू वस्तु से दर्पण की दूरी, भी प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, एफ दर्पण की फोकस दूरी। अब आवर्धन मतलब बड़ा या छोटा, बिंब या तो बराबर होगा, नहीं तो प्रतिबिंब जो होगा तो बिंब से छोटा होगा, वस्तु से छोटा उसका प्रतिबिंब बनेगा, या तो फिर बड़ा हो जाएगा। यही 3 घटनाएं होंगी ना। तो जब बराबर रहेगा मतलब न बढ़ा न घटा, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बड़ा हो गया या छोटा हो गया, उसी को कहते हैं आवर्धन। बड़ा होना या छोटा होना आवर्धन हो गया, ओरिजिनल साइज नहीं रहा, आवर्धित हो गया, या तो बड़ा हो गया या छोटा हो गया। कहा कि लंबाई एल हो, वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात में, नाम दे दिया दोनों का,
प्रतिबिंब का लंबाई L, वस्तु की लंबाई O, तो दोनों को भाग दे दीजिएगा, कितना गुणा बढ़ा या कितना गुना घटा। इसी को मैग्निफिकेशन या शॉर्ट में M लिख देते हैं। आवर्धन का अंग्रेजी नाम क्या है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा M। तो आवर्धन क्या हो गया? वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जब गोलीय दर्पण के गहराई वाले भाग पर कलई की जाती है तो वो उत्तल दर्पण बन जाता है, और उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं तो अवतल हो जाता है। पहले भी हम इसको देख लिए हैं। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, यह किसी खोखले गोले के किसी खंड के गोलीय पृष्ठ पर दबा हुआ तल होता है और इस पर पॉलिश गोलीय कोष के बाहरी भाग पर किया जाता है। फिर वही बात को बार बार लिखा गया है। किसी दर्पण का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज़ हो सकता है आपके लिए कि बड़ा फोटो बनाना है तो कौन सा अवतल दर्पण प्रयोग होगा। वैसे दाढ़ी उड़ी बनाने से आप प्रैक्टिकली याद कर लीजिएगा। दाढ़ी उड़ी बनाने में क्या होता है, बाल नहीं छूट जाए इसलिए लोग बनाते हैं, तो बड़ा बड़ा देखते हैं बनाते हैं। और गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है, जिसमें हम पीछे जो गाड़ी आ रहा है उसको देखते हैं, तो उसका स्वतः छू के देखिएगा, बाहर की तरफ उभरा हुआ लगेगा, तो वो हो जाता है उत्तल दर्पण। तो वो गाड़ी वाला याद कर लीजिए, गाड़ी वाला को हाथ से छू के देखे हैं, उभरा हुआ है तो उत्तल। और उससे क्या मिलता है, तो बड़ा बड़ा गाड़ी सब, ट्रक सब इतना छोटा छोटा नज़र आता है, तो वो हो गया उत्तल। उत्तल में हमेशा दिखाएगा छोटा और अवतल में दिखाएगा बड़ा। दाढ़ी उड़ी में या डॉक्टर दांत उत के अंदर देखने के लिए लाता है एक तो छोटा सा, तो उसको छूने देगा तो छू के देख लेंगे हम, अवतल ही रहता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, आँख कान नाक यहाँ वही सब लिखा हुआ है, ये सब डॉक्टर यूज करते हैं, और गाड़ी के हेडलाइट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि टेबल में आकृति के बारे में जो कुछ दिया गया है, कहाँ रहेगा तो फोटो कहाँ बनने वाला है, देख लेते हैं एक नज़र हम लोग। ये अवतल दर्पण के बारे में टेबल दिया गया है। पहला, अनंत पर, मतलब बहुत दूर रखे हुए हैं वस्तु को। वस्तु कहाँ है, तो वस्तु अनंत पे है, वस्तु की स्थिति बड़ी दूर है। अब अनंत पे है तो क्या हो रहा है, वस्तु अनंत पे है। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। सी बताए थे ना, हम लोग चर्चा किए थे कि गोला का सेंटर जो होगा वो वक्रता केंद्र होगा। तो दोनों के बीच में है, वस्तु कहाँ है, सी से बाहर और लगभग अनंत से दूर है, मतलब बीचों बीच। तो बनेगा F और C के बीच में। और ये साइज वाइज भी देखते चलिएगा, उल्टा तो उल्टा है ही, उल्टा सीधा एक ही होगा, देख लीजिएगा आगे आएगा। तो उल्टा इतना साइज में छोटा भी होगा, अनंत पर है तो बहुत पॉइंट साइज इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो क्या होगा, उल्टा बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और छोटा होगा वस्तु से। वक्रता केंद्र C पर अगर है तो यहाँ C जो है सो बराबर है, सेंटर है तो दोनों विभेद नहीं करता, तो ये वस्तु के बराबर बनेगा। उल्टा तो होगा ही, C का C पर ही बनेगा और बराबर होगा। और CF के बीच में है तो C और अनंत अब उल्टा भागना शुरू करेगा। CF के बीच में आ गया तो प्रतिबिंब भाग जाएगा दूर, C और अनंत के बीच में चला जाएगा। वस्तु अंदर आ गया, प्रतिबिंब बाहर की तरफ भागा, उल्टा होगा, अब बड़ा साइज भी बढ़ने लगेगा। फोकस पर हो तो ये इसका उल्टा है, अनंत का उल्टा फोकस, याद रख लीजिएगा। अनंत पर था तो फोकस पे बन रहा था ना फोटो प्रतिबिंब, अब जब वस्तु फोकस पे है तो इसका देखिए अनंत पे बन गया, उल्टा तो होगा, अब बड़ा भी हो जाएगा। अब कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक ठो फोकस और ध्रुव के बीचों बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीचों बीच आ गया तो दर्पण के पीछे बनने वाला है। आभासी सीधा होगा, आभासी तो होगा और सीधा होगा, क्योंकि आभासी मतलब आप पहले ही देख चुके हैं कि जिसको हम छू नहीं सकें। मतलब अब फोटो बनने लगा कहाँ, अंदर, अभी तक बन रहा था कहाँ,
बाहर परावर्तित किरण द्वारा बन रहा था, अब अंदर घुस करके बन रहा है, आभासी हो रहा है, सच का नहीं बन रहा है, दर्पण के अंदर बन रहा है, तो आभासी होगा ना, अब बड़ा भी होगा। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आ ही गया होगा। ये जो नए होंगे उनको भी कुछ समझ में आ गया होगा, पुराने लोग का रिवीजन हो गया। अब उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, अवतल का हमने देख लिया, उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सदैव आभासी होता है, ये पर्दा पे नहीं मिलेगा, सो कह रहा है। ये प्रतिबिंब सीधे और हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे, साइज में छोटे होंगे। आप जब ये उत्तल दर्पण की बात आए, सीधा गाड़ी का रियर व्यू मिरर, रियर व्यू पीछे जो देखने के लिए आपके गाड़ी में साइड में मिरर रहता है, उसके बारे में ध्यान कीजिएगा। उसमें सब चीज़ क्या छोटा नज़र आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एकदम हिती-चूर नज़र आएगी। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं, क्योंकि बड़ा को छोटा कीजिए या छोटा को बड़ा रखिए तो कहते हैं उत्तल का भी नाम आवर्धक लेंस है। साइज सेम नहीं रहता है, बड़ा छोटा होता है, तो उसी को तो आवर्धन कहते हैं, तो आवर्धक लेंस भी इनको कहते हैं। अब उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ बनेगा। तो इसका दो घटना दिया गया है। एक तो जब वस्तु अनंत पर होगा, वस्तु कहाँ होगी, वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी, बहुत दूर होगा, तो क्या बनने वाला है, जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा, और सीधा सीधा छोटा छोटा तो होगा ही। अनंत और ध्रुव के बीच में आ जाए और उसको कहीं भी लाइए बीच, अनंत से सीधा ध्रुव पोल तक में, तो कहीं बनेगा छोटा ही होगा, आभासी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका फोटो छोटा बनेगा, बहुत दूर है तो बहुत छोटा दिखाई देगा, और गाड़ी जब नज़दीक आएगी तो थोड़ा सा साइज उसका बढ़ जाएगा, लेकिन वस्तु से तो हमेशा हर हाल में वस्तु से क्या होना है, छोटा है, क्योंकि उसको छू नहीं सकते हैं, इसलिए कैसा होगा, आभासी होगा। और कहाँ रहेगा, तो दर्पण आप रियर व्यू याद रखिए, और उसे तो कहीं भी बहुत दूर है तो उसको अनंत मान लीजिए, और कहीं भी पीछे होगा तब ना आप फोटो दिखिएगा उसका। तो वस्तु के ध्रुव, वस्तु दर्पण में सटने से पहले तक जहाँ रहेगा तब तक वो छोटा बिंब बनाएगा, दर्पण के पीछे उसका बिंब बनेगा, और पीछे बनेगा तो पकड़ तो सकते नहीं हैं, इसीलिए आभासी हो जाएगा। तो ये सब आसान चीज़ था। अब दर्पण दो प्रकार के, परावर्तक सतह के आधार पर, जैसे गाड़ी का साइड व्यू मिरर हमने देखा था, उसका सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है, और कलई कहाँ रहेगा, कलई अंदर किया जाता है गड्ढा वाला में। तो ये कोई एक ही चीज़ याद रखिएगा, या तो परावर्तक सतह उभरा हुआ तो उत्तल, और परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ हो तो अवतल बोलेंगे। दोनों द्वारा प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां हमने देख ली। अब लेंस की बात होती है, तो इसको देखना होगा कि बस दर्पण और लेंस दोनों में फ़र्क होता है, क्या फ़र्क है, ये जो बताए होंगे हम लोग और उसको डिस्कस हम लोग कर लेंगे। दो गोलाकार सतह, क्या लिखा है, दो गोलाकार सतह, या मतलब और, एक गोलाकार तथा दूसरी लंबवत सतह का बना पारदर्शक एवं अपवर्तक माध्यम है। चलिए ज़रा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, देख लेते हैं इसको आराम से। शीशे का, प्रायः शीशे का बना होता है, दो प्रकार का होता है, उत्तल अवतल। ये तो दर्पण में पढ़े तो उसी में हमको खाली जोड़ देना है लेंस, ये समझने का बातें नहीं है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आपने अभी पढ़ा है, उसी में लगा लेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस, ये क्लियर है। लेंस होता क्या है, तो इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है दो गोलाकार, और बिल्कुल सच लिखा हुआ है। दर्पण में ऐसा वाला था, एक तरफ कलई कर देते थे, इधर से आकर के क्या हो जाता था, रिफ्लेक्शन हो जाता था, आया और प्रकाश चला गया, आया और प्रकाश चला गया। अब इसमें क्या होगा, कलई नहीं करेंगे तो ये पतला एक ठो लेकर के क्या करेंगे, इससे फायदा नहीं होगा। ये कहा कि आगे उसका दिया होगा लेंस का प्रकार, तो देखेंगे। ऐसा ही सेम समान लंबाई का एक और टुकड़ा इसमें साट देंगे। अब ये हो गया लेंस, ये थोड़ा सा बनाए हैं तो इसको ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, दोनों तरफ से
गोला का टुकड़ा, ये भी गोला का टुकड़ा है, ये भी गोला का टुकड़ा है, ये भी गोला का टुकड़ा, सब गोला का टुकड़ा है, और यहाँ एगो खाली प्लेन लगा दिया गया है। तो इस तरह की बातें होती है, और इसी यंत्र कह लिए प्रकाशिकी यंत्र को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। ये सब लेंस है। क्या है? लेंस। अच्छा, अभी यही हम लोग देखें, आगे तो मिलने वाला ही है। ये उभड़ा हुआ सतह है ना, तो उत्तल बोलते हैं। तो दोनों तरफ से है, तो दो गो है तो उभय, दोनों तरफ उभय, उभय उत्तल हो गया। इधर दोनों तरफ गड्ढा वाला है तो क्या हो गया? उभयावतल हो गया। एगो प्लेन है तो प्लेन, ऊपर निकला हुआ है तो प्लेन, कॉन्वेक्स तो प्लेनो कॉन्वेक्स, ऐसे ही इसका नाम दिया जाता है। जब लेंस दोनों ओर से उभरा रहता है तो उत्तल लेंस कहलाता है। अब ये हम लोग इसको देखे थे, वही बात है, दोनों ओर से उभरा है उत्तल लेंस। और दोनों जो लेंस बीच में दोनों ओर से चिपका हो तो अवतल हो जाएगा। फिर से इसको बना लेते हैं ऐसा। ये दोनों तरफ से क्या है? चिपका हुआ है, बीच में पतला है, यहाँ इधर से भी चिपका है, इधर से भी चिपका है, तो ये हो गया अवतल। और ऐसा रहेगा फूला हुआ दोनों तरफ तो हो जाएगा उत्तल। अवतल लेंस का 3 प्रकार फिर दिया गया है, देख लेते हैं जल्दी में, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उभयोत्तल, दोनों तरफ उभय, और उत्तल, उभयोत्तल। दोनों तल उत्तल होते हैं, दोनों तल उत्तल होते हैं। इनकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर भी हो सकती है, और नहीं तो थोड़ा 19-20 भी हो सकता है, एक तरफ बड़ा एक तरफ थोड़ा छोटा। समतल उत्तल, नामे से स्पष्ट है, एक तरफ समतल दूसरा तरफ उत्तल बनाए भी थे हम लोग। ये प्लेन है ऐसा डी के आकार का, और दूसरा में ऐसा भी बना सकते हैं, थोड़ा ऐसा करके, ऐसा भी होता है। ये उभड़ा हुआ, ये उभड़ा हो गया, और एक तरफ ही प्लेन, ये प्लेन, ये उभड़ा हुआ। अवतलोत्तल, इसका एक तल अवतल और दूसरा उत्तल होता है। इसका उदाहरण बनाना पड़ेगा, तो क्या कीजिएगा? ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ये हो गया धंसा हुआ, ये हो गया उबड़ा हुआ, तो बीच में मोटा हो जाएगा, ये थोड़ा और फैल जाएगा ना, तो वही कहा है कि बीच में मोटा हो जाएगा, किनारे पे थोड़ा पतला हो जाएगा। हम तो एकदम प्लेन बना लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली ये फूला होगा बीच में। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, जैसे दर्पण का हम निकाले थे, सेम उसी तरह का फोकस दूरी का सूत्र है लेंस सूत्र। तो लेंस का सूत्र में क्या होगा? वहाँ और यहाँ में एक जरा सा अंतर है। आपने देखा था 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण के लिए था, दर्पण के लिए था। और इसी में प्लस की जगह पे क्या हो गया है? यहाँ ध्यान दे दीजिए, खाली माइनस, तो ये बन गया क्या? लेंस सूत्र। इसका नाम हो गया लेंस सूत्र। जीवन भर नहीं भूलेंगे, एक ही चीज़ को तुलनात्मक अध्ययन करने से दिमाग में पोजीशन हो जाता है, अच्छे से बैठ जाता है। दर्पण सूत्र में प्लस, और लेंस सूत्र जब होगा तो वो माइनस लग जाता है। कहा लेंस की प्रकृति के अनुसार थोड़ा चिन्ह में संशोधन होता है, आगे आएगा कहीं, नहीं तो इसको थोड़ा डिटेल पढ़िएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रकाश का वर्ण, वर्ण शब्द है। जनरली हम जो देखते हैं लाइट जिससे सामना होता है, वो सूरज की रोशनी कैसी होती है? वाइट लाइट है, सीधी रोशनी आती है सूरज से तो वाइट रूप फॉर्म में रहती है, उसमें रंग नहीं होते। तो जब रंग प्रकाश में से निकल जाए, विक्षेपित हो जाए, निकले, उसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का रंगों में टूटना डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म, कैसे होगा? तो जब प्रिज्म से गुजरेगा तो
क्या होगा, प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। प्रकाश क्या होगा, विभिन्न रंग में बंट जाएगा। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को, एक रंग नहीं है, विभिन्न रंग है, तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार रंगों में विभक्त होने की जो घटना है उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण में टूटना, वर्ण विक्षेपण मतलब टूटना, तो इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। थोड़ा सा ऐसा कुछ बनेगा, प्रिज्म है, प्रकाश है, तो मान लीजिए कि ऐसे थोड़ा थोड़ा टूट करके बन गया ना, 7 गो रंग में बन जाएगा। ऊपर सबसे लाल रह जाएगा, वो कम टूटता है, और नीचे हो जाएगा बैनिया। यहाँ पे नाला भी लोग रटते हैं, याद करते हैं, या भिबजी और भी याद कर लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे याद कर लीजिएगा। सबसे नीचे वाला ये हो गया भिबजी और सबसे आर जो हो गया सो सबसे अंत में हो गया। यही 7 कलर का यहाँ पट्टी है, यहाँ पर्दा रखते हैं, इस पर्दा पे एक लाइट छोड़ते हैं, वो लाइट इससे जब ये पास करता है प्रिज्म हो गया। ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। तो इस प्रिज्म से जब ये पास करेगा तो निकलेगा कै गो में फुट के, 7 गो में। उस 7 गो को शॉर्ट में याद करने का नाम हो गया भिबजियोर। सबसे नीचे रहेगा, सबसे ज़्यादा मुड़ करके दर्पण के प्रिज्म के नीचे आधार की तरफ सबसे नीचे आपको मिलेगा भी वायलेट, और सबसे कम मुड़ करके ऊपर रहेगा रेड। यही 7 कलर है। और इसी रंग वाइट लाइट निकला था, एगो लाइट मिला कै गो, 7 गो। तो इसी को प्रकाश में टूटना वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण नाम है। उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। तो ये खत्म यहाँ हो गया। अब अगला पेज देखते हैं। अब लेंस में बनी स्थिति के बारे में थोड़ा देखना है, तो देख लीजिए। बड़ा करने से फायदा नहीं है, अभी काम चलाइए इस पर। तो कहा वस्तु जब कहाँ है, उत्तर लेंस का हम स्टडी कर रहे हैं। उत्तर लेंस में अनंत पर है, बहुत दूर है, तो F2 पे बनेगा। F1 F2 कुछ खास चीज़ नहीं है। इसमें दर्पण का जो फोकस है वो उसी को बोलेंगे। तो 2 गो है ना, 2 गो तरफ मुड़ा हुआ है, तो एक तो हो जाएगा F1 एक सतह के लिए, और दूसरा F1 हो जाएगा दूसरा वक्र सतह के लिए। इसीलिए इसमें 2 ठो होता है, F1 F2 लिखा जाता है। तो कामों के फोकस में F2 पर बनेगा, और छोटा तो होगा ही। द्वितीय फोकस 2F के बीच, तो लेंस के दूसरी ओर 2F पर ही बनेगा, लेकिन दूसरी ओर बनेगा और वस्तु के बराबर होगा। अब कहाँ अनंत और 2F के बीच में है, तो कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। ज़्यादा घबराना नहीं है, नहीं याद होगा तब भी कोई बात नहीं है। इसका रेट डायग्राम खींचा जाता है, और उसे प्रैक्टिस करने से आपको याद होगा जल्दी, नहीं तो रट लेंगे, भूल जाएंगे। एक चीज़ आप याद कर सकते हैं कि उत्तल में कब कैसा बनता है, छोटा बनता है। दर्पण हो तब और लेंस हो तब। दर्पण में भी और लेंस में भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा छोटा, जनरली छोटा। वास्तविक तो है ही। प्रथम मुख्य फोकस पर तो वही अनंत, और लेंस के दूसरी ओर बड़ी दूर जाके बनता है, इसीलिए अनंत लिखते हैं। और 2F और F के बीच में, तो दूसरी ओर 2F और अनंत के बीच में। इसको आप बार बार देखिएगा तो कुछ क्लियर होगा। सबको अभी इतना शॉर्ट में यहाँ समझाना संभव नहीं है। प्रिज्म, प्रिज्म जो अभी हम देखे थे कि एक लाइट छोड़े हैं, वाइट लाइट, और दूसरी तरफ से 7 भाग में टूट के निकला है, तो वो कांच का टुकड़ा तिकोना जैसा जो बनाए थे वो प्रिज्म है। तो प्रिज्म क्या है, तो 2 परस्पर झुके हुए अपवर्तक तलों के से घिरे माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। 2 तल उस पर झुका हुआ है, और निर्गत किरण और आपातित किरण की दिशा के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं।
ये ठीक से समझ में यहाँ आने वाला नहीं है। अपवर्तित श्वेत प्रकाश 7 वर्णों या रंगों में विभाजित हो जाता है, ये तो आप देख चुके थे, नाम भी याद हो गया है। कांच में बैगनी कलर के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हाँ, ये देख लीजिएगा, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ज़्यादा मुड़ेगा उसका गति बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये एक रिलेशन अच्छा है। जो ज़्यादा मुड़ तुड़ के चलेगा उसको जाने में देर लगेगा, भटक गया है वो, तो उसकी गति कम हो जाएगी। और लाल जो है सो कम में मुड़ा था, तोड़े थे तो यही ना प्रिज्म बनाए थे। तो प्रिज्म ऐसे करके जो गया तो क्या हुआ, सात भाग में टूटा था ना। तो इसमें लाल ऊपर था, वायलेट नीचे था, तो रेड जो है सो कम मुड़ा था। तो उसका अपवर्तनांक क्या था, लाल प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, कम मुड़ा था, इसीलिए आर्क सबसे कम होगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यही बात है। यहाँ लिख दिया गया है कि कितना होगा, तो बैगनी का दिया हुआ है, नीला का, पीला का, सबका आपको दिया हुआ है तरंग दैर्घ्य, सब रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। वर्ण विपथन, क्रोमेटिक अबरेशन, जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब प्रायः रंगीन और अस्पष्ट होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को ही वर्ण विपथन कहते हैं। इस बात को आप फिर से देखिए, प्रकाश जाती है लेंस में तो कुछ न कुछ तो फोटो बनेगा, उसका इमेज बनेगा। कहा कि वो रंगीन होता है और अस्पष्ट होता है, एकदम क्लियर नहीं होता है। और गया था श्वेत प्रकाश, बनता है थोड़ा रंगीन कुछ। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दोष है, इसी दोष को एब्रेशन नाम है। यही दोष क्या है, एब्रेशन है। तो यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लेंस के पदार्थ का, लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसमें कुछ न कुछ तो अपवर्तनांक है ही, वो प्रकाश को मोड़ने की क्षमता रखता है। तो कहता है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा इसके कारण लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। आप भेजे थे तो व्हाइट लाइट, लेकिन वो जैसे प्रिज्म भी तो परावर्तक अपवर्तक सतह है, तो प्रिज्म ने क्या किया था, मोटा होने के कारण उसके अंदर जब प्रकाश गई तो प्रकाश विभिन्न विभिन्न वर्णों में टूट गई थी और उससे हम प्रकाश का स्पेक्ट्रम मिला था, पट्टी मिली थी रंगों की। तो वह इसी वजह से यहाँ भी क्या मिलेगा, भेजे थे व्हाइट प्रकाश और जो फोटो बन रहा है बिंब उसमें थोड़ा रंग आ जाएगा प्रकाश के टूटने के कारण। और ये पदार्थ, लेंस किस पदार्थ का, किस तरह के कांच पे बना हुआ है, उस पदार्थ के अपवर्तनांक पे आएगा, इससे जुड़ा हुआ घटना है। इसीलिए इस तरह की घटना को हम वर्ण विपथन कहते हैं। विपथन मतलब विपथ होना, पदार्थ का सही जगह नहीं फोकस होना, सही जगह प्रतिबिंब नहीं बनना, और उसमें वर्ण भी आ जाता है, इसलिए वर्ण विपथन। प्रकाश का विवर्तन, ये टर्म सब है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि विवर्तन, रिफ्रैक्शन क्या है। जब प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई वस्तु रखी जाती है, ध्यान दीजिए, प्रकाश कहीं है, मोमबत्ती जल रहा है, सामने में पर्दा है, तो दोनों के बीच में वस्तु रख दिया गया, यही ना कर रहा है, तो क्या होगा, पर्दे पर छाया बनेगी। एक तरफ से रोशनी जल रही है, दूसरी तरफ से दीवार है या कुछ भी है, आप बीच में हाथ रख दीजिए, कोई सामान रख दीजिए, तो साथ का छाया बन जाएगा ना, उस सामान का छाया पर्दा पर या दीवार पे बनेगा दूसरी तरफ। तो कहता है उसकी छाया बन जाती है। यदि अवरोध आकार में छोटा हो, यहाँ ध्यान देने की बात है कि अवरोध क्या है, आकार में छोटा है, तो क्या होगा, अवरोध के किनारे से प्रकाश मुड़ करके छाया में घुस जाएगा। आंशिक रूप से छाया जो होगा
सो एकदम बीच में डार्क होगा, लेकिन चारों तरफ से वो छाया जो होगा सो धुंधला हो जाएगा, बहुत उसका छाया का पावर नहीं रहेगा। और इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जो प्रकाश जो क्या किया, किनारे से मुड़ करके चला गया। ठीक है, छाया किनारे तीक्ष्ण नहीं होते, छाया किनारे तीक्ष्ण नहीं होते। तो प्रकाश द्वारा मेन घटना जो हुआ कि अवरोध जो बीच में डाले उसके किनारे पर मुड़ना, किनारे पर क्या किया, थोड़ा सा मुड़ गया, और इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न दिखाई देकर अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सब कारण आपको कौन कौन कहाँ कहाँ ये घटना का प्रयोग होता है डिफ्रैक्शन का। तो दूरदर्शी से हम देखते हैं तारा को, उस समय अस्पष्ट जो दिखाई देता है उसका कारण भी क्या है, विवर्तन के कारण ही है। ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, अब प्रकाश के साथ साथ ध्वनि भी यहाँ पे बता दिए हैं थोड़ा। ध्वनि के तरंगों की तरंग दैर्ध्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस कारण ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना महसूस हो जाती है, आसानी से महसूस हो जाती है। प्रिज्म के गुजरने पर बहुत ज़्यादा इको टाइप का इफेक्ट जो आ जाता है, आवाज़ बीच में विभिन्न आवाज़ एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरफेयर कर जाती है, इस टाइप की घटना है। प्रिज्म के से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, ये सब तो देख चुके हैं पहले ही, बैगनी रंग सबसे नीचे मिला था, इसलिए उसका सबसे ज़्यादा विचलन हुआ। तो जब विचलन ज़्यादा है इसका मतलब तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है। ठीक है, प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा मुड़ना ही, तो मुड़ना को हम अपवर्तनांक बोलते हैं, मुड़ने की घटना को ही हम अपवर्तन बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुड़ेगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक तो होगा ही। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, माध्यम के कणों द्वारा, देख लीजिएगा पहले आपने पढ़ा है विवर्तन, अब पढ़ रहे हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, पहले था डिफ्रैक्शन, पहले आपने देखा है अभी डिफ्रैक्शन, देखते हैं डिफ्रैक्शन विवर्तन। तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तभी तुलनात्मक अध्ययन होगा और चीज़ें बैठेंगी। डिफ्रैक्शन में क्या हुआ था, अवरोध जहाँ था, अवरोध के किनारे पर प्रकाश मुड़ा था, ये हमेशा याद रखना होगा, जिसके कारण छाया का बाहरी किनारा धुंधला हो गया था, क्योंकि सीधा सीधा रोशनी अतिक्रमण कर दिया था, किनारे से मुड़ करके छाया में घुस रहा था, छाया को डार्क नहीं होने दे रहा था पूरा गहरा। और यहाँ क्या होगा, इसका फिर से देखिए, विवर्तन हो गया और प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। तो प्रकीर्णन में क्या होने वाला है, कण, माध्यम के कण द्वारा प्रकाश सभी दिशा में हो जाएगा। इसमें अवरोध की बात कम हो रही है, छाया की बात कम हो रही है, प्रकाश को एकदम छोटा छोटा कण जो है वो सभी दिशा में उसको फैला देगा। फैलाना, प्रकीर्णन मतलब क्या है, फैलाना। सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग के प्रकाश का, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा मुड़ने वाला है ना, उसी में सब घटना होगा, फैलने वाला सब। और सबसे कम फैलेगा कौन, लाल। वायुमंडल में विद्यमान धूल आदि के कणों के कारण हमें प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला दिखाई पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सवाल पूछता है। प्रकाश के इसी घटना के कारण क्या मिलता है हमको, स्कैटरिंग के कारण ही नीला रंग जो दिखता है आसमान का सुबह। फलतः पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि ऐसे स्थान जहाँ वायुमंडल नहीं है, हाँ एक चीज़ ये भी है कि अभी आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसे स्थान जहाँ वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल चंद्रमा वगैरह पे नहीं है, ऐसा स्थान से मतलब चांद से आप देखेंगे तो वही आकाश आपको क्या दिखाई देगा, कैसा दिखाई देने वाला है, काला। मतलब पृथ्वी से हम देखते हैं ऊपर तो नील गगन दिखाई देता है, नीला, और यही चांद पे जो वैज्ञानिक पहुंच जाते हैं वहाँ से देखते हैं इस आसमान को तो उनको दिखाई देता है काला। भाई आसमान तो एक ही है, चेंज हुआ नहीं, तो क्यों ऐसा नीला काला क्यों हो रहा है, तो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, धूल है, धूल है, क्या है,
धूल है, और धूल क्या करता है, आने वाले प्रकाश को फैला देता है, प्रकीर्णित कर देता है। तो जब फैल जाता है पूरा, अब फैलने में सबसे ज़्यादा कौन सा फैलता है, डिविएशन किस में सबसे ज़्यादा होता है, नीला। नीला जो होता है ज़्यादा मुड़ने तुड़ने वाला है, तो नीला ज़्यादा मात्रा में इधर से उधर फैलते 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 तो पूरा क्या कर देता है, आकाश को नील गगन बना देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा से उम्मीद है आप समझ में होइएगा। सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला कलर नीला, प्रकाश में आया व्हाइट, वो आया तो वायुमंडल में टकराया। वायुमंडल में बहुत सारा छोटे छोटे धूल का कण है पृथ्वी के वायुमंडल में, और उनसे टकराने के बाद कौन ज़्यादा मुड़ेगा, तो जो मुड़ने वाला है वो है नीला। तो नीला समूचा मुड़ता गया, फैलता गया और वायुमंडल में फैल गया, इसी तरह हो गया नीला। और चंद्रमा पे जाएंगे तो वहाँ तो वायुमंडल है नहीं, तो इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। प्रकाश को फैलाएगा कौन, धूलकण है ही नहीं, विवर्तन की घटना नहीं होगी, प्रकीर्णन की घटना, स्कैटरिंग का घटना नहीं होगा, और इस वजह से वहाँ काला दिखेगा। तो आकाश तो एक ही है, धूल के कारण, स्कैटरिंग के कारण नीला हो गया पृथ्वी का वायुमंडल, जबकि आकाश काला। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, और लाल चूँकि कम फैलता है, एक दूसरे मुड़ता तुड़ता कम है, तो सीधे सीधे जाती है लंबी दूरी में। इसीलिए आपको सूर्योदय वाला जो रोशनी आता है उसमें और सब रंग तो फैल जाता है, मुड़ता तुड़ता है, लेकिन लाल सीधा आँख तक आता है। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का जो सूर्य का है कलर लाल, इसका कारण पूछे तो सीधा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग मारना है। रेड लाइट सिग्नल पे इसीलिए यूज होता है कि वो दूर से ही आदमी को आँख में पहुंच जाएगा। जबकि मध्याह्न में, मतलब जब सूर्य हमारे सर के ऊपर हो दोपहर, तो उस समय क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है, तो श्वेत ही हम देखते हैं। चलिए, इसको उम्मीद है कि अब ये ख़त्म ही हो जाएगा। लाइट आपका आज ख़त्म करके हम चाहते हैं कि दूसरा टॉपिक दूसरे दिन के लिए रखें। चलिए, प्रकाश का तरंगों का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स। ध्रुव से ध्रुवन बड़ी आसान घटना है। पोल देखे हैं पहले भी, तो यहाँ क्या है, प्रकाश की प्रकृति तरंग की है। प्रकाश के बारे में बताया गया कि प्रकाश का बहुत थ्योरी है, दोनों थ्योरी है, लेकिन तरंग प्रकृति भी है। न्यूटन साहब बोले थे कि क्या है, कण के रूप में भी है, उसका न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी भी दिए थे। तो यहाँ अब देख लीजिए, अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि प्रकाश के ध्रुवन से की जाती है। अब ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों तरंग है, तो ये प्रकाश जो है सो अनुप्रस्थ तरंग है। इसका पुष्टि किससे होता है, ध्रुवन नामक घटना से होता है। अभी के लिए इसको समझिए। वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश तरंग एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिनमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंब होते हैं। दोनों नाम है तो दोनों होगा ना, विद्युत भी होगा और चुंबकीय भी होगा, तो विद्युत है चुंबकीय है। और दोनों रहेगा कैसे, तो एगो के ऊपर ऐसा रहेगा, एगो ऐसे रहेगा इस दिशा में, तो दूसरा रहेगा लंबवत दिशा में। किसी एक को आप मान लीजिए क्या जो मानना है, इलेक्ट्रिकल मान लीजिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इसको मान लीजिए आप मैग्नेटिक मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मान लीजिए, जगह नहीं है इसे लिखने में, बनता नहीं है। विद्युत ट्यूब, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगे अध्रुवित तरंगे होती है। यहाँ बता दिया है कि इस सोर्स से मिलेगा तो अध्रुवित होगा, इस बल्ब वगैरह से। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल प्लेन ध्रुवित प्रकाश, अभी आप पढ़े हैं पोलराइजेशन का, उत्पन्न करने के लिए पोलराइड जो उपकरण यूज होगा उसका बोलते हैं पोलराइड। यह बड़े आकार की फिल्म होती है, इसमें कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। ये मशीन के बारे में, पोलराइड के बारे में जानकारी मिल रहा है। फिल्म नाइट्रोसेलुलोज, ये केमिकल का नाम है। हर्पोथाइट, ये केमिकल है, इसी से बना होता है। ये फिल्म जो अभी आप देख रहे थे पोलराइज लाइट के लिए, ये बना है इसी से। दो केमिकल है, हर्पोथाइट और नाइट्रोसेलुलोज। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब अगला देख लीजिए,
उसी का अनुप्रयोग चल रहा है। सिनेमा घर में पोलराइड चश्मा पहनने के लिए दिया जाता है। क्या है, तो आजकल जो बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी वाला फिल्म सब है 3D में आता है, तो उसको देखने में मदद मिलती है इससे। मरीचिका, मरीचिका सुने हैं, मिराज, अंग्रेजी नाम इसका मिराज। गर्मी में आपको जब दोपहर में एकदम विशेष करके क्या लगेगा, सूरज इतना गर्म हो जाता है कि उसके चलते क्या होता है, रेत के ऊपर दूर की वस्तु से आपको कैसा दिखेगा, आकाश के कुछ भागों में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, दूर की वस्तु में कुछ भाग में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जो प्यासे यात्रियों वगैरह को बहुत, या पशु को भ्रम में डाल देते हैं। क्या उनको लगता है कि क्या है, पानी है, झील है या पानी है। जब दूर देखेंगे ना गर्मी में तो उनको लगेगा कि वहाँ पानी है, तो वहाँ पशु चला जाएगा कि हम जाते हैं वहाँ पीने के लिए। आदमी भी दौड़ करके जाएगा, प्यासा है गर्मी में, तो कहेगा झील है, पानी है, दौड़ के जाएगा, लेकिन जाता जाएगा और वो पानी भी उससे दूर हटता जाएगा। बस तो पानी नहीं होता, वो मरीचिका, इसी घटना को मरीचिका बोलते हैं, मृग मरीचिका। जब उन्हें पानी नहीं मिलता, वहाँ पहुँचते हैं, जब तक वो पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं मिलता लिखा हुआ है, इसी भ्रम का नाम मरीचिका है। छोटे पैमाने पर मरीचिका पड़ा है एक दृष्टि भ्रम के रूप में गर्मियों में, दोपहर की तेज धूप के समय या कोलतार के सड़क पे। हाँ, ये भी जब गाड़ी आप चलाएंगे दोपहर के समय और पिच का पूरा गर्म हो जाएगा पिच, कोलतार, तो कोलतार को ही पिच बोलते हैं। तो पिच जब पूरा गर्म हो जाएगा कोलतार का सड़क, तो उसमें भी आपको लगेगा कि सड़क पे पानी है। अब इंद्रधनुष, ये तो बहुत आसान है, प्रकाश 1 से 7 रंग में टूटेगा तभी इंद्रधनुष बनेगा, तो वही इंद्रधनुष है, आ गया है। अब क्या प्रकार का होता है इंद्रधनुष, तो 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तब बनेगा जब बूंद पर आपतित होने वाली किरण 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, 2 बार मुड़ेगी, 1 बार परावर्तित भी होगी। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होगा, लाल रंग बाहर होगा, बैगनी अंदर होगा। और द्वितीयक इंद्रधनुष में कब होगा, जब घटना तो यही होगी, आपतन परावर्तन अपवर्तन, आपतन और अपवर्तन, प्रकाश आएगा और मुड़ करके बाहर निकलेगा, तो यही है। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार, उसमें 2 बार अपवर्तन के बाद 1 बार परावर्तन हुआ था, और इसमें 2 बार परावर्तन होगा। ये इम्पोर्टेंट है, एक ही अंतर है, दोनों में 2 बार अपवर्तन तो हुआ ही, मुड़ा, लेकिन परावर्तन जो होना था वो 1 ही बार हुआ तो प्राथमिक बन गया, और दोबारा हो गया तो द्वितीयक बन गया। ऐसे भी द्वितीयक में 2 बार होता है ना, तो द्वितीयक 2 बार हो गया परावर्तन, 2 बार क्या हो गया, परावर्तन हो गया। द्वितीयक है तो 2 बार परावर्तन, 2 बार दोनों में याद कर लीजिए। अपवर्तन की घटना तो दोनों में कांस्टेंट है, इसमें भी 2 बार तो इसमें भी 2 बार, प्राथमिक में भी 2 बार, इसमें भी 2 बार। लेकिन ये जो है परावर्तन की घटना, वो प्राथमिक है तो प्राइमरी में 1 ही बार होगा, और द्वितीयक में क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर की ओर, लाल रंग अंदर की ओर होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला होगा, थोड़ा सा ज़्यादा फैल जाता है ना, परावर्तन 2 बार हो जाता है तो धुंधला दिखाई देगा। तो अंतर आपको प्राथमिक और द्वितीय में समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग इसको देख लेते हैं, थोड़ा कलर का भी ध्यान रखिएगा कि लाल रंग बाहर, इसमें बाहर हो जाएगा, उलट जाएगा, 2 बार परावर्तन होता है ना, तो बैगनी रंग बाहर हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा ये अंतर है, 2 बार 1 बार परावर्तन, और लाल रंग बाहर प्राथमिक में, इसमें बैगनी रंग बाहर। अब कलर के बारे में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप देख लीजिए, प्राथमिक द्वितीयक पूरक रंग। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। ये सब थोड़ा हिंदी का अच्छा वर्ड सब है, मतलब जो दृश्य प्रकाश आपको आंखों से जो समझ में आता है उसको कहा गया है कि आंख से जो हम देखते हैं कलर्स, उसमें मुख्य ये है
लाल, हरा, नीला। अब कहा कि अगर इन प्राथमिक रंगों को मिलाएं तो क्या प्राप्त होगा। तो लाल नीला को मिलाएंगे तो बैंगनी मिल जाएगा, लाल हरा मिलाएंगे पीला बन जाएगा, नीला हरा मिलाएंगे तो पीकॉक मोर जैसा नीलापन आ जाएगा। द्वितीय कलर प्राथमिक रंग को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, सेकेंड है तो किससे बनेगा, प्राथमिक रंग के मिलाने से बना जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, जो बनाया है वो क्या हो गया, यही तो द्वितीय रंग हो गया। अब कहा तीनों प्राथमिक रंग को विभिन्न अनुपात में मिलाएंगे तो सभी रंग प्राप्त हो जाएंगे। पूरक रंग जब दो रंग मिलने से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। यदि नीले व पीले रंग के पेंट को मिलाया जाए तो कैसा सफ़ेद नहीं होगा, सफ़ेद होगा नहीं होगा, दो ही मिला है आपका। तो पीला नीला मिलाएंगे तो यहाँ देखिए ना आपका यहाँ लिखा हुआ वही बनेगा, पीला नहीं तो प्राइमरी का मिला है, नीला यहाँ मिला देगा। तो ये सब थोड़ा सा रखना है, इस सबको इम्पोर्टेंट है, याद हो जाएगा आपको तो अच्छा है। पीला नीला को मिलाएंगे तो हरा बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को मिला देंगे तो दो रंग मिलाइएगा, सफ़ेद जब मिल जाएगा तो बोलिएगा पूरा है, सफ़ेद को पूरा कर दिया। कौन कौन मिल के पूरा किया, जो मिल के पूरा किया वो पूरक रंग हो गया। बनना था प्रकाश, प्रकाश मुख्य क्या है, सफ़ेद है, सफ़ेद रंगों में टूटा हुआ है। और जब वो सब रंग मिल जाए एक दूसरे से मिल करके क्या बना दे, सफ़ेद बना दे, तो पूरा कर दिया ना प्रकाश को, प्रकाश को पूर्ण बना दिया, इसलिए पूरक रंग कहते हैं। और रंग तक तो आपका आज ख़त्म कर ही देते हैं, दूसरा दिन करेंगे ना, एक ही पेज है खींच लेते हैं हम लोग। चलिए आसान है, सब देखा हुआ है। ये वही सब है, नीला पीला को पेंट मिलाकर सफ़ेद प्रकाश में देखते हैं तो हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि सब रंग को बाकी रंग को कोई कलर क्यों दिखता है, तो जो दिखाई देता है वो आपकी आंख तक पहुंच रहा है, इतने समझिए। तो हरा दिखाई दे रहा है मतलब हरा परावर्तित होकर के आपकी आंख तक पहुंच रहा है। अब बाकी रंग को क्या हो जाता है, सोख लिया जाता है, तो मिश्रण हरा दिखाई देता है। पूछे कोई लाल क्यों दिखाई देता है, तो कहेगा लाल रंग को वो छोड़ रहा है, परावर्तित करके हमारी आंखों तक भेज रहा है। बाकी सब रंग को क्या कर रहा है, वो बस तो सोख ले रही। अब रंगीन टेलीविज़न में यही प्राइमरी कलर का यूज होता है, लाल हरा नीला। वस्तु के रंग वही सब का मिक्सचर, देखिए कैसे मिश्रण बनता है। प्रकाश किरण वस्तु पर आपतित होने के पश्चात परावर्तित होकर हमारी आंख में पड़ती है। अभी हम लोग फिर इस बात को देख रहे हैं कि जो परावर्तित होकर हमारी आंख में पड़ जाए वही कलर होगा वस्तु का। अब कुछ भाग परावर्तित करती है, इसका मतलब है कि कुछ भाग परावर्तित करती है, आप कुछ सोख भी लेती होगी। व्हाइट लाइट आ रहा है, सब पे व्हाइट पड़ रहा है, इसका आप विशेष विशेष रंग देख रहे हैं, इसका मतलब जो दिखाई दे रहा है वो तो हमको परावर्तित है, मिल रहा है, और बाकी वो सोख लेती है। देखिए ये ट्रायंगल में बढ़िया से दिखाया गया है। प्राइमरी कलर यहाँ तीनों रख लिया गया और ये तीनों आपस में मिक्स किया, ये इधर से चला और ये इधर से चला, तो दोनों ये और ये मिल रहा है, तो मिल रहा है तो बना पीला। ये और ये मिल गया तो यहाँ बीच में ये बना, ऐसे ही ये दोनों मिला तो ये बना, ठीक है। अब नीला और इन दोनों के मिक्सचर से जो बना है पीला, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सफ़ेद है, याद रखिएगा ये जो है सो सफ़ेद लाइट यहाँ आ रहा है। तो देखिए ये तीनों प्राइमरी है, तो ये तीनों जब एक साथ मिल जाता तो कैसा बन जाएगा, वैसे ही सफ़ेद बन जाएगा। ये दोनों का मिक्सिंग यहाँ है और ये छूट गया था, तो ये तीनों तो यहाँ दोनों के बदला में ये दोनों के बदला में ये मिला
और एगो तीसरा छूटा हुआ था, मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, तो ये मिक्सिंग वाला जो है वो मिक्सिंग वाला आपका दोनों मिल करके यहाँ है, और तीसरा जो छूट गया वो, तो दोनों मिलेगा तो वाइट बनेगा। यहीं दोनों का देखिए लाल और नीला दो कलर है, जो छूट गया तो हरा, तो हरा के साथ ये दोनों का मिक्सिंग कलर मैजेंटा, तो मैजेंटा जब मिलेगा हरा मिलेगा, तो दोनों मिलने से क्या बनेगा, वाइट लाइट बन जाएगा। तो बहुत आसान है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, हो जाएगा। अपारदर्शी का रंग उसके द्वारा परावर्तित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। दूसरी ओर पारदर्शी वस्तुओं का रंग उनसे पार होने वाले प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। रंग के गुण, हमारी आँख की रेटिना में बहुत सी संवेदनशील कोशिकाएं होती है जो दो प्रकार की होती है, शंकु और छर। आँख में होता है ये, इसके चलते आँख में रंग का गुण पहचान में आता है, कौन रंग का क्या कैरेक्टर है। रॉड कोन और कोन, रॉड और कोन सेल्स, ये जरूरी है। छर के आकार की कोशिकाएं तीव्रता को समायोजित करती है। शंकु वाला जो है सो रंग के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है। दोनों का अलग अलग फंक्शनैलिटी है कि रंग आपको कौन पहचान करेगा, तो शंकु वाला। और तीव्रता, प्रकाश की लाइट तीव्र है, ब्राइट है, ब्राइटनेस कम है, डिम है, ये सब का जो बताएगा वो छर बताएगा। कुछ व्यक्तियों की आंखों की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते, जिसके कारण कुछ रंग को नहीं देख पाते। जब रंग देखने वाला शंकु है और शंकु है ये नहीं है, कौन सेल्स नहीं है, तो उसका तो कुछ दुष्परिणाम होगा। तो दुष्परिणाम यही होगा कि कुछ मात्रा में वो रंग को नहीं देख पाते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम को हम वर्णांध, जन्म से भी अंधा, वर्णांध अंधा नहीं, वर्ण से अंधा। तो ठीक है, ये हो गया प्रकाश के तरंग का व्यतिकरण। इंटरफ्रेंस वगैरह भी बहुत आसान सा चीज़ है। क्या होता है इंटरफ्रेंस, तो जब समान आवृत्ति एवं समान आयाम की दो तरंग, कहता है तरंग केवल दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो प्रकाश तरंग होना चाहिए। है सब चीज़ एक, प्रकाश एक ही है, एक ही सोर्स का लाइट है, आवृत्ति समान है, एम्पलीट्यूड समान है, तो प्रकाश में अंतर नहीं है, केवल स्रोत दो को ले लीजिए। मोमबत्ती एक जैसा दो ठो जला लीजिए, टॉर्च का एक ही पावर कंपनी का दो गो टॉर्च जला लीजिए, ये सब तरह का स्रोत एक ही होना चाहिए, पावर एक ही होना चाहिए, सब गुण एक ही होना चाहिए, लेकिन स्रोत दो गो होना चाहिए। तो क्या होगा, आज दोनों को एक ही दिशा में जला दीजिए, दोनों टॉर्च को एक ही दिशा में जला दीजिए, बाएं हाथ दाएं हाथ में दो गो टॉर्च लेके जला दिए, ऐसा कुछ समझिए। तो क्या होगा, प्रकाश कुछ आगे दिखेगा तो कुछ बिंदु पर इसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, और कुछ बिंदु पर कहीं कहीं लाइट में कमी आ जाएगी। मतलब आगे जब लाइट ट्रेवल करेगा, आप दोनों हाथ में टॉर्च लेके जला रहे हैं, तो कहीं कहीं लगेगा कि लाइट बहुत ज़्यादा हो गया आगे में, और बहुत आगे में फिर कहीं दिखाएगा कि यहाँ पे अंधेरा जैसा हो गया। तो यही पदार्थ का जो लाइट का जो तीव्रता बढ़ जाता है या घट जाता है, इस घटना को कौन कराता है, इंटरफेरेंस, एक दूसरे का, प्रकाश का तरंग एक दूसरे में घुस गया, फेंटा गया है। तो जहाँ ज़्यादा मात्रा पड़ गया एक दूसरे का, तो वो हो गया ब्राइट एरिया, और जहाँ एक दूसरे की न्यूनता हो गई, एक दूसरे से टकराहट नहीं हुआ, रिक्तता हो गई, खाली स्थान हो गया, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद सर्वप्रथम 1802 में थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाया। यंग, उसके बाद जल की सतह पर फैली हुई मिट्टी के तेल की परत तथा साबुन के बुलबुलों का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, ये भी घटना साबुन के बुलबुला बल्ब, आप याद रखिएगा, ये भी है व्यतिकरण के कारण। तो उम्मीद है दृष्टि दोष आराम से देखेंगे हम लोग दूसरे दिन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको दोहराएंगे ज़रूर आप लोग, और जरा वीडियो को अपना स्नेह दीजिए, लाइक सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तब मन लगेगा, और अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, कहाँ नहीं समझ में आया, कुछ बताएंगे
कि हम और आपके हिसाब से मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।